अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, सांख्यिकी गणनाओं का यहां पर समावेश होता है। तो दो कंपनियों की आपस में तुलनात्मक अध्ययन या गुणवत्ता के आकलन हेतु क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। किसी चीज की कीमत निकालने को उस चीज का वैल्यूएशन करना कहते हैं। शेयर बाजार में जब किसी शेयर की कीमत को निकाला जाता है तो उसको शेयर का वैल्यूएशन करना कहते हैं। और किसी भी बिजनेस में निवेश करने के पहले यह देखा जाता है कि उसकी वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए। किसी बिजनेस को खरीदने के लिए भी उसकी वैल्यूएशन को देखा जाता है। कई बार कम वैल्यूएशन पर एक साधारण बिजनेस में ज्यादा निवेश माना जाता है, बजाय उसके एक बहुत अच्छे बिजनेस को बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पर खरीदा जाए। तो वैल्यूएशन रेशो एक प्रकार का क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही होता है और एक प्रकार के वैल्यूएशन रेशोज जो रहते हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का ही पार्ट होते हैं, जो हमें यही बताता है कि किसी भी शेयर की कीमत को बाजार कैसे देख रहा है, यानी उसकी कितनी वैल्यूएशन कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि निवेश के लिए अच्छा शेयर कौन सा है, और यह रेशो हमें यह बताता है कि इस शेयर को इस कीमत पर खरीदने पर हमें किस तरह का फायदा हो सकता है। बाकी सारे रेशो की तरह इसमें रेशो की दूसरी कंपनियों से हमें इसकी तुलना करनी चाहिए, और यही है क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करना। अब इस सीमित कक्षा में हम 3 रेशो के बारे में प्रमुखता से जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, प्राइस टू सेल्स रेशो। अब प्राइस टू सेल्स रेशो जिसको जनरली आप P/S रेशो के रूप में देखेंगे। नंबर दूसरा है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, जिसको प्राइस टू बुक वैल्यू P/BV रेशो के नाम से आप बहुत सारी वेबसाइट्स में उद्धृत होता हुआ देखेंगे। और तीसरा है प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिसे इन शॉर्ट PE रेशो भी कहा जाता है। और कोई भी वीडियो स्टॉक मार्केट का बन रहा हो वो PE रेशो का जिक्र हमेशा वो करते ही करते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम समझना चालू करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के भीतर का पहला पैरामीटर प्राइस टू सेल्स रेशो अर्थात कि P/S रेशो। तो देखिए, कई बार निवेशक अपनी निवेश के लिए कंपनी चुनते वक्त कंपनी की कमाई से ज्यादा कंपनी की बिक्री पर ध्यान देते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी की कमाई में किसी खास वजह से कमी आ गई हो, कोई पॉलिटिकल निर्णय आ गया, कोई गवर्नमेंट का कोई इशू आ गया, कोई वैश्विक आपदा आ गई, कमाई कम हो गई। तो कई बार किसी अकाउंटिंग फैसले की वजह से भी कंपनी के मुनाफे पर या कंपनी की कमी में जो कमी है वो दिखाई पड़ती है। जैसे किसी बड़े भुगतान की वजह से या किसी दूसरी वजह से कंपनी को ज्यादा पेमेंट करना पड़ गया तो कंपनी का मुनाफा प्रभावित हुआ। ऐसे में कंपनी की बिक्री पर ध्यान देना निवेशक के लिए बेहतर होता है। इस रेशो के तहत कंपनी की बिक्री और कंपनी की शेयरों की कीमत के बीच का अनुपात देखा जाता है। प्राइस टू सेल्स रेशो को निकालने का जो सीधा सरल फॉर्मूला वो है कि आप शेयर की मौजूदा कीमत जो भी चल रही है बाजार में उसको डिवाइड कर दीजिए प्रति शेयर सेल्स या बिक्री से। अभी जो शेयर की मौजूदा कीमत चल रही है ये तो आपको मिल जाएगी, वेबसाइट पर मिल जाएगी, मनी कंट्रोल पर मिल जाएगी, इंडेक्स पर मिल जाएगी, गूगल करेंगे तो मिल जाएगी। लेकिन उस कंपनी की प्रति शेयर सेल्स या बिक्री का आंकड़ा कहां से मिलेगा? जनरली ये वेबसाइट्स पर इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। तो सेल्स बिक्री प्रति शेयर को यदि आप निकालना चाहते हैं तो उसका सीधा सरल सा फॉर्मूला है कि कुल आमदनी, कंपनी को जो भी टोटल इनकम हुई है उसको आप डिवाइड कर दीजिए शेयरों की कुल संख्या से। अब उदाहरण के लिए कोई कंपनी है XYZ, उसकी बैलेंस शीट के मुताबिक उसकी कुल आमदनी हम उदाहरण के लिए लेके चलते हैं कि कुछ 3,482 करोड़ के आसपास है, और उसके जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, जो आवंटित हो रखे हैं, उन शेयरों की अगर आप कुल टोटल कर लेंगे तो वो आ जाता है कुछ 17 करोड़ 8 लाख के आसपास। अब अगर आप सेल्स निकालना चाहेंगे तो आप 3,482 को डिवाइड कर दीजिए 17.081 से। यह रैशनल नंबर्स इसलिए ले रहा हूं जिससे एक हम व्यवहारिक रूप से कुछ एक प्रैक्टिकल बातों को डिस्कस कर सकें। तो इतना करने के बाद जब आपके पास ये नंबर आएगा तो वो आएगा कुछ 203.86 का। इससे पता चलता है कि प्रति शेयर कंपनी का हर एक शेयर 203.86 की बिक्री कर रहा है। मतलब एक शेयर जो है कंपनी को 203.86 कमा के दे रहा है, शेयरों के आदान प्रदान में नहीं बल्कि कंपनी के धंधे से। तो ये हुआ प्राइस टू सेल्स रेशो। अब प्राइस टू सेल्स रेशो में ये हुआ वो नंबर। अब प्राइस टू सेल्स रेशो को निकालने के लिए आप उस कंपनी की जो मौजूदा कीमत है, मौजूदा कीमत उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि उस कंपनी की मौजूदा कीमत 661 रुपए के भाव पर चल रहा है। 661 को आप ये 203.86 से डिवाइड कर दीजिए तो ये नंबर आएगा आपके पास 3.24x या 3.24। मल्टीपल आप इसको कह सकते हैं कि 3 का मल्टीपल। अब 3.24 का प्राइस टू सेल्स रेशो यही बताता है कि हर 1 रुपए की बिक्री के सामने जो शेयर की कीमत है वो 3-3.25 गुना ज्यादा है। मतलब कंपनी में 1 रुपए की शेयर की बिक्री, कंपनी में 1 रुपए की बिक्री हो रही है, लेकिन प्राइस टू सेल्स क्या बता रहा है कि वो 3 गुना महंगी है। तो प्राइस टू सेल्स रेशो जितना ज्यादा होगा कंपनी की वैल्यूएशन उतनी ही ज्यादा होगी। और इससे आप अब इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के साथ यदि यहां पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि इन दोनों कंपनियों में किस कंपनी का शेयर महंगा है और किस कंपनी का शेयर सस्ता है।
प्राइस टू सेल्स रेशो की तुलना करके कंपनी के बारे में निवेश करने का फैसला कैसे करते हैं, इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि दो कंपनियां हैं, ए और बी, एक ही तरीके का उत्पाद बाजार में बेचती हैं। दोनों कंपनियों की आमदनी भी मान लीजिए कि 1000 रुपए है, दोनों सेम प्रोडक्ट बनाती हैं और उससे आमदनी उनको 1000 रुपए होती है। अब कंपनी ए 250 रुपए, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वैक्स अपने खर्चे कर्जा वर्जा सब चुकाने के बाद उसको 250 रुपए प्राप्त होते हैं। जबकि कंपनी बी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 150 रुपए है, उसके कर्जे, उसकी बोरोइंग, उसकी सब देनदारियां कुछ अधिक हैं, तो 150 रुपए बचा पाती है। इसका मतलब साफ है कि कंपनी ए का प्रॉफिट मार्जिन 25% है, जबकि कंपनी बी का प्रॉफिट मार्जिन 15% है। इसका यह भी मतलब है कि कंपनी ए की सेल्स या बिक्री कंपनी बी की बिक्री के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कंपनी ए का प्राइस टू सेल्स रेशो ऊपर है और उसका वैल्यूएशन भी ऊपर है, क्योंकि कंपनी ए हर रुपए की बिक्री के लिए ज्यादा मुनाफा कमाकर दे रही है। अगर कभी आपको लगेगी किसी कंपनी के शेयर की कीमत उसके प्राइस टू सेल्स रेशो के नजरिए से ज्यादा ऊंची दिख रही है, तो कंपनी का मुनाफा या प्रॉफिट मार्जिन एक बार जरूर चेक करिए। चलिए बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, यानी कि P/BV रेशो। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो समझने के पहले हमें यह जानना होगा कि बुक वैल्यू क्या होती है। तो मान लीजिए एक कंपनी को बंद करना पड़ रहा है और उसे अपने सारे एसेट जो हैं वो बेचने पड़ रहे हैं, उसकी फैक्ट्री, उसका संयंत्र, सब कुछ, उसके पास जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, सब सारी सामग्री को उसको बेचना पड़ रहा है। अब सारे एसेट बेचने पर कंपनी को कम से कम जितने पैसे मिलेंगे उसे उस कंपनी की बुक वैल्यू माना जाता है। साधारण भाषा में कहें तो सब कुछ बेच देने के बाद और अपनी सभी देनदारियों को पूरा करने के बाद कंपनी के पास जो भी जितना भी पैसा बचेगा उसे उसकी बुक वैल्यू माना जाता है। अगर कंपनी की बुक वैल्यू 200 करोड़ रुपए है तो इसका मतलब है कि कंपनी को सब कुछ बेचने पर जो पैसे मिलेंगे उसमें से कंपनी ने अपनी सभी देनदारियां पूरी कर दी हैं, तो यह बची हुई रकम है और आमतौर पर बुक वैल्यू को प्रति शेयर के तौर पर बताया जाता है। यदि किसी कंपनी की बुक वैल्यू उदाहरण के लिए प्रति शेयर 60 रुपए है तो इसका मतलब है कि कंपनी हर शेयर धारक को कंपनी के बिकने की स्थिति में 60 रुपए तो मिलने चाहिए। इसी प्रकार से किसी कंपनी की अगर बुक वैल्यू 50 रुपए है तो हर शेयर पर यह उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ बेचने के बाद भी एक शेयर पे 50 रुपए कंपनी को बच जाएगा। अब बुक वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या है इसे देख लीजिए। हालांकि ये बुक वैल्यू का जो नंबर है आपको विभिन्न वेबसाइट्स पर यूं ही प्राप्त हो जाएगा, तो वहां से आप गणना कर सकते हैं, लेकिन सीखने के दृष्टिकोण से अगर आप चाहें तो फॉर्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व निकालने के बाद और उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे शेयरों की कुल संख्या से, तो इस तरह से बुक वैल्यू को निकाला जाता है। अब एक ऊंची प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी के शेयर अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले महंगे हैं, और एक कम प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी के शेयर अपने बुक वैल्यू के मुकाबले सस्ते में मिल रहे हैं। निर्णय आप करिए कि आपको कोई कंपनी महंगे दाम पर खरीदना है या सस्ते दाम पर खरीदना है, प्राइस टू बुक वैल्यू के पैरामीटर पर। तीसरा पॉइंट या तीसरा हम कह सकते हैं कि ये पैरामीटर मैट्राइसिस, तीसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस का फैक्टर जो है सबसे महत्वपूर्ण प्राइस टू अर्निंग रेशो अर्थात की पीई रेशो। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो शायद सबसे ज्यादा प्रचलित फाइनेंशियल रेशो है। हर कोई कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशो के बारे में बात करता है, इसी से कंपैरिजन करता है, तो इस फाइनेंशियल रेशो को सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रेशो भी कहा जाता है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो निकालने के लिए कंपनी की मौजूदा शेयर कीमत को उसके ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, प्रति शेयर से विभाजित कर देना चाहिए। और आगे बढ़ने के पहले हम एक बार और समझ लेते हैं कि ईपीएस क्या होता है। अब देखिए, अर्निंग पर शेयर नाम से पता है कि कंपनी के मुनाफे को अगर प्रति शेयर के हिसाब से बांटा जाए तो जो आंकड़ा मिलेगा उसे कंपनी का ईपीएस अर्थात की अर्निंग पर शेयर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कंपनी के पास 1000 शेयर है और कंपनी 2 लाख रुपए का कम मुनाफा कमा रही है। अब इस कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग प्रति शेयर होगा 2 लाख को आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, जाएगा 200 प्रति शेयर। ईपीएस हमें बताता है कि कंपनी हर शेयर के लिए कितना मुनाफा कमा रही है। कंपनी का ईपीएस जितना ज्यादा होगा शेयर धारकों के लिए उतना ही अच्छा होगा, इसलिए हर कोई चाहता है कि उसको ज्यादा ईपीएस की कंपनी में निवेश करने का मौका मिले। अगर आप कंपनी के मौजूदा शेयर कीमत को कंपनी के ईपीएस से विभाजित करेंगे तो आपको पी रेशो मिल जाएगा। इस रेशो से पता चलता है कि बाजार के जितने भी प्रतिस्पर्धी हैं वो कंपनी के मुनाफे के मुकाबले उसकी शेयर कीमत पर कितना गुना प्रीमियम देने को तैयार है। उदाहरण के तौर पर 10 रुपए की पी रेशो का मतलब है कि कंपनी के मुनाफे की 10 गुना कीमत उसके शेयर देने के लिए बाजार में एकदम तैयार खड़े हैं। वहीं कंपनी का पी रेशो अगर 20 है तो ये मानना चाहिए कि 20 गुना प्रीमियम पर वो कंपनी के शेयरों को खरीदने के लिए निवेशक तैयार दिखाई देते हैं। कंपनी का पी रेशो जितना ज्यादा होगा वो शेयर उतना ही ज्यादा महंगा होगा। अब अगर ईपीएस 22 रुपए प्रति शेयर रहा और शेयर का पी ऊपर चला गया तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा कि ईपीएस तो 22 दिख रहा है लेकिन पी जो कंपनी का पी है वो ज्यादा है। तो देखिए, पी इसलिए कई बार ऊपर चला जाता है क्योंकि शेयर की कीमत बढ़ जाती है।
हमें पता है कि शेयर की कीमत तब बढ़ती है जब कंपनी से उम्मीदें जगें या डिमांड सप्लाई में डिमांड एकाएक से बहुत ज़्यादा आने लगे। तो याद रखिए कि पी रेशो की गणना करते समय कंपनी के मुनाफे को विभाजक के तौर पर, मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं, उसके रूप में इसका इस्तेमाल करिए। और पी रेशो को देखते हुए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए, जिसमें नंबर 1 ये कि पी रेशो हमें बताता है कि कोई शेयर कितने महंगे या सस्ते दामों पर मिल रहा है। बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पर कभी भी शेयर मत खरीदिए। जनरली तौर पर 28, 30 इसके ऊपर के पी रेशो की कंपनियों को बहुत ही महंगा कहा जाता है। लेकिन कई बार चूंकि कंपनी का धंधा ऐसा है कि कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, तो आपको मार्केट में 100 के गुणांक से भी ऊपर के पी रेशो की कंपनी मिल जाएंगी और वो कभी भी पिटती नहीं है। वो कंपनियों में लगातार ग्रोथ होती रहती है और हाई पी होने के बावजूद भी निवेशक लगातार उन कंपनियों में निवेश करते रहते हैं। तो एक दुधारी तलवार है, इसको जरा बेहतर ढंग से अध्ययन करके आप किसी कंपनी के निर्णय में निवेश करने के पहले निर्णय लीजिए। नंबर दूसरा फैक्टर, पी रेशो निकालते समय कमाई हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है, जिससे हम विभाजित करते हैं, उसके तौर पर होती है। और कमाई को कंपनी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकती है। जी हाँ, बहुत सारे लीगल ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसी सांख्यिकी गणनाएं हैं जिनका उपयोग कर, जिन माध्यमों का उपयोग कर कंपनी अपनी कमाई को भी जोड़ तोड़ कर पेश करती है बाजार में। तो ध्यान दीजिए कि कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को तो बार बार नहीं बदल रही है। अगर वो ऐसा कर रही है तो इसका मतलब है कि वो अपनी कमाई को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रही है। तो कंपनी के डेप्रिसिएशन पर भी नजर रखिए। कई बार कंपनियां कम डेप्रिसिएशन दिखाकर अपनी कमाई ज्यादा दिखा लेती हैं। डेप्रिसिएशन मतलब उदाहरण के लिए आपने कोई सिस्टम खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, जिस समय आपने वो कंप्यूटर खरीदा तब उसकी कीमत उदाहरण के लिए 50,000 रुपए थी, लेकिन समय के साथ उसकी कीमत कम भी होगी क्योंकि अब वो उतना नया नहीं रह गया है। तो कई बार कंपनियां ये डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट होती है ना, कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट में इसकी घोषणा करना अनिवार्य होती है। तो कई बार कंपनियां अपनी डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं दिखाती हैं, तो वो कॉस्ट नहीं दिखाएंगी तो ये मुनाफा भी उन कंपनियों की अर्निंग में जुड़ जाएगा और ऐसा शो होने से भी कई बार ऊंचा पी रेशो हमको दिखने लगता है। अगर कंपनी की कमाई बढ़ रही है लेकिन उसका कैश फ्लो और बिक्री नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए कैश फ्लो वगैरह के भी मुहाने पर आपको नजर रखना चाहिए। तो आज के इस मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया किसी कंपनी या स्टॉक के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करने के लिए हमें किन किन फैक्टर्स को या किन किन मैट्राइसेस को ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद है ये क्लास, ये मॉड्यूल, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।